तो मेरे यार प्यार सबको मेरा नमस्कार और क्रिकेट जगत की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आपके पास। तो चलिए भैया खबरों के सैलाब को शुरू करते हैं और सबसे पहली खबर तो मेरे पास आईपीएल 2025 में आईपीएल इतिहास के सबसे ओल्डेस्ट खिलाड़ी के डेब्यू को लेकर आ रही है। और जी हाँ दोस्तों, अपडेट ये है कि जेम्स एंडरसन ने हाल फिलहाल में अपनी क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंसमेंट करने के बाद बोला कि भाई साहब देखो यार, क्रिकेट से रिटायरमेंट तो ले ली पर क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है मेरा। तो उसके बाद वो कहते हैं कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये जो T20 लीग्स होती हैं जो अक्रॉस द ग्लोब खेली जाती हैं, क्या इसमें मैं पार्टिसिपेट करूं, क्या मैं 4 ओवर डाल सकता हूं उस कंसिस्टेंसी के साथ। उन्होंने बोला कि जो ये स्विंग देखने को मिल रहा है ना, द 100 टूर्नामेंट चल रहा था और इन सबको देखकर मुझे थोड़ा सा लालच आ रहा है कि यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। तो उन्होंने इसी तरीके से दोस्तों हिंट दिया है कि वो आईपीएल में और दूसरी लीग्स में जो ग्लोब्स में हो रही हैं इनमें पार्टिसिपेशन अपना भविष्य में आते हुए दिखा सकते हैं। और भाई इस बंदे को देखने के बाद ना मैं तो कहता हूं कि इंस्पिरेशन आप इन जगहों से ले सकते हैं। ये एक बंदा है भाई, 42 साल का हो चुका है और ये कह रहा है कि मैं अब आईपीएल में डेब्यू करना चाहता हूं। और एक हमारे एमएस धोनी सर हैं जो 43 साल के हो चुके हैं और कहते हैं कि 6 रिटेंशन दे दो तो 1 साल और तुम्हें थाला फॉर अ रीजन दिखा दूंगा। तो यार ये 42-43 साल के खिलाड़ी होकर भी मतलब इस तरीके से एक बंदा गेंदबाजी करने की बात करता है, एक बंदा छक्के छुड़ा देता है अपनी बल्लेबाजी से, इस तरीके की चीजें करते हैं। और एक तरफ हम लोग हैं भैया 20 साल की उम्र में साला घुटने हमारे कड़कड़ करते हैं और हमसे चला ना जाता, 2 कदम चलने के बाद सांस फूल जा रही है। तो ये सारी चीजें भैया देखकर एक इंस्पिरेशन अलग जागती है। लेकिन क्या आप लोग जेम्स एंडरसन को देखना चाहते हो आईपीएल में? और अगर देखना चाहते हो तो कौन सी टीम में देखना चाहते हो? भैया उस टीम के फैंस यहां पर अटेंडेंस जरूर लगा देंगे। क्या जेम्स एंडरसन की स्विंग हमें आईपीएल 2025 में देखने को मिलेगी या फिर नहीं, भैया वक्त बताएगा, लेकिन इन्होंने हिंट जरूर दे दिया है। एनीवे नेक्स्ट अपडेट आ रही है आईपीएल के भविष्य के मुकाबलों को लेकर। और जी हाँ भाई साहब, जयशाह साहब ने हाल फिलहाल में एक वो मीटिंग में थे या फिर किसी इवेंट में थे, वहां पर उनसे पूछ लिया गया कि भाई साहब आप ये जो 74 मैचेस से 84 मैचेस का प्लान था 2025 में जाते हुए, क्या ये इंप्लीमेंट होता नजर आएगा या फिर नहीं? तो दोस्तों उन्होंने बोला कि बीसीसीआई इस चीज को लेकर अभी श्योर नहीं है, इसी तरीके की हिंट वो देते नजर आए हैं। जयशाह ने बोला कि देखो हमारे पास खिलाड़ियों के वर्कलोड का फैक्टर और जो विंडो है जितनी हमारे पास लिमिटेड है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज जरूर लिखी गई थी कि 2025 से 74 मैचेस के बजाय 84 मैचेस हो जाएंगे और इनफैक्ट 2027 तक जाते हुए 94 मैचेस टोटल कराने का आईपीएल में प्रावधान किया गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है बीसीसीआई के मतलब भाव विभोर से जो इनकी बातें चल रही हैं कि ये इस चीज के प्लान में है नहीं। हालांकि दोस्तों अगर आप ब्रॉडकास्टर से पूछेंगे तो वो भी चाहते हैं कि यार इतना जितना है ना 74 इतना पर्याप्त है, क्योंकि ज्यादा आप करते हो ना, वो होता है ना मिड आईपीएल एक फेज आता है जहां पर लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा लूज होने लगता है, मजा नहीं आता लोगों को। अब फिर कह रहे हैं कि 84 कर दोगे तो और मजा नहीं आएगा। लेकिन जो फ्रेंचाइजेज हैं वो कह रही हैं कि भैया नहीं 84 करा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा मैचेस होंगे उतना उनका गेट पास बनेगा, गेट पे भैया पर्ची कटा करेगी, टिकट बेचेंगे वो, उतने वो पैसे कमा सकते हैं। तो भाई ये एक मतलब दोनों पक्ष आमने सामने आ चुके हैं, बीसीसीआई को अंतिम फैसला लेना है। हालांकि दोस्तों फैसले की ही बात है तो बीसीसीआई हाल फिलहाल में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर फैसला नहीं ले पा रही है। उसी में से एक है इंपैक्ट प्लेयर रूल। आप सभी लोगों को पता है कि भैया ये स्मैट में यानी कि शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी चलता है, आईपीएल में भी चलता है, बहुत सी चीजें हुई हैं बिहाइंड द सीन, बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत से लोग अगेंस्ट गए हैं, सारी स्टोरी मैंने ऑलरेडी बता रखी है। अब फाइनल बात यही है कि बीसीसीआई अभी भी इस चीज को लेकर श्योर नहीं है। उन्होंने अभी भी यही चीज बोली है कि हम देख रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। हालांकि मैंने आपको कुछ दिन पहले हमारे रिपोर्ट के हिसाब से बता दिया था कि बहुत चांसेस हैं कि इंपैक्ट प्लेयर रूल 2025 आईपीएल में स्टे करता नजर आएगा, यानी कि एज इट इज चलेगा। लेकिन मैंने अपनी बात तो बता ही दी थी और आपको यह भी बता दे रहा हूं कि भैया सब्सक्राइब टारगेट इस वीडियो का 374 के है, तो फटाफट से वो चीज तुम करा देना और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत सारी क्रिकेट अपडेट्स, न्यूज, प्रेडिक्शंस हम लगातार कर रहे हैं, बहुत से टूर्नामेंट्स की, बहुत मजा आता है यार, मतलब वहां अलग ही सिस्टम है, माहौल है भाई साहब। तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेगा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर। जी हां भैया, स्टीव स्मिथ साहब ने ये कंफर्म कर दिया है कि आईपीएल 2025 में ये आपको देखने को मिलेंगे। और स्टीव स्मिथ को तुम हल्के में मत लो भाई, ये बंदा बीबीएल में गया, परफॉर्म करके आता है। ये बंदा अभी एमएलसी में गया, वहां पर इन्होंने तूफानी तरीके से T20 प्रारूप खेला, परफॉर्म किया अपनी टीम के लिए। तो ये भाई T20 में रन बनाते हैं अगर आप इनको ओपन करने का मौका दो। और इसीलिए 2025 में जाते हुए ये ऑस्ट्रेलिया के फ्रॉड प्लेयर नहीं है भाई, ये थोड़े से परफॉर्म करने वाले प्लेयर हैं। तो इन पर थोड़ा सा निगाहें आप बनाकर रखिएगा। 2025 के ऑक्शन में जब ये आएंगे, खुद ही कह दिया है कि अब आऊंगा, तो अब तो शायद आना ही चाहिए। हालांकि दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट से। और जी हां, आप सभी लोगों को पता है कि 1 महीने हमारे यहाँ तो क्रिकेट का सूखा पड़ा हुआ है भाई, रोटी भी नहीं मिल रही है खाने को, यहाँ पर इतनी गरीबी छा गई है भाई क्रिकेट के बिना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जयशाह साहब ने से जब पूछा गया कि यार विराट कोहली और रोहित शर्मा तो नहीं खेल रहे हैं डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स, तो उन्होंने बोला कि यार देखिए, जयशाह ने कहा है कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला कि देखिए वो इंजरी और इन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट रखना पड़ता है, वो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं। और वैसे भी अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट इंग्लैंड
इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में भी जो बहुत से खिलाड़ी डोमेस्टिक खेलते हैं, तो बहुत से सीनियर प्लेयर्स नहीं भी खेलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, हमें खिलाड़ियों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। और इसी वजह से हमने रोहित और विराट को बोला कि आपका मन हो तो खेलो, नहीं तो मत खेलो। और उन्होंने बोला कि हम नहीं खेलेंगे तो हम उस चीज़ का सम्मान करते हैं। ये जय शाह साहब का कहना है। हालांकि इस पर अगर आप मेरा व्यू लेंगे तो मैंने शायद आपको पहले भी बता रखा था, मैं चाहता था कि सारे खिलाड़ी खेलें, जिसमें इंक्लूडिंग हमारे विराट कोहली और रोहित शर्मा भी हों, क्योंकि ये सारे जो टूर्नामेंट्स हैं ये बहुत क्रूशल बन जाते हैं जब आप बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, जब आप बात करते हैं अपकमिंग टेस्ट क्रिकेट की, ऑस्ट्रेलिया सीरीज की, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। तो फिर आपको स्पिन अच्छे से खेलना आना चाहिए, क्योंकि फिर दूसरी टीमें इस चीज़ के, हमारे इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने का थोड़ा सा प्रयास करेंगी। हालांकि नहीं खेल रहे हैं, चलिए ठीक है, उनका अपना डिसीजन है। बहुत से प्लेयर्स खेल भी रहे हैं, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों की वापसी हुई है। ऋषभ पंत तो अभी दिल्ली का अपना ये डोमेस्टिक चल रहा है टूर्नामेंट, वहाँ खेलेंगे, फिर उसके बाद वो और डोमेस्टिक मैचेस खेलेंगे। तो बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है बड़े प्लेयर्स का कि वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ईशान किशन ने तो भाई अभी शतक भी जड़ दिया, मैंने सुना अभी जस्ट रिसेंटली जड़ा है। तो भाई चलो अच्छी बात है, डोमेस्टिक में आकर बंदा परफॉर्म कर रहा है और वही इंटेंट है, बैक टू बैक 2 गेंद पे 2 छक्के मार के शतक पूरे किए। तो इसका जोश कहीं गया नहीं है, भले हटाया गया टीम से, बहुत चीज़ें हुई, गायब रहे, लेकिन जोश बरकरार है। तो भाई साहब ये अच्छी चीज़ है ना, ये डोमेस्टिक से जब ये खिलाड़ी इंप्रूव करके निकलेंगे तो हमारे लिए फायदा रहेगा और ऋषभ पंत के लिए कंपटीशन रहेगा। एनीवे दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट, रिकी पॉन्टिंग साहब ने यहां पर एक बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने बोला कि अगर मुझे लगता है जो सचिन तेंदुलकर के टेस्ट क्रिकेट के रन्स के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं वो इस वक्त जो रूट ही हैं। और भाई मैं आपको ये बात बता दूं कि बात बंदा सही कह रहा है। 33 साल के जो रूट यहां पर हैं, लगभग 4000 रन, 3000 समथिंग हैं, लगभग 4000 रन मोटे मोटा पीछे हैं। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो फेवरेट्स तो यही है। फिर चाहे आप विराट कोहली की बात करें, केन विलियमसन, बाबर की भी चलो कर ही लेते हैं, किसी की बात कर लो, जो भी खिलाड़ी उनके आसपास थे। इसके पहले जो बंदा ये काम कर सकता था मेरी समझ से वो थे एलिस्टेयर कुक, फिर लेकिन वो रिटायरमेंट ले लिए। उसके पीछे भी बहुत सी थ्योरीज बताई जाती हैं कि उनको रिटायरमेंट करा दिया गया या क्या चीज़ें थी, क्योंकि बहुत क्रिकेट बाकी थी उनके अंदर। और वो टेस्ट क्रिकेट एक प्रॉपर टेस्ट मैच प्लेयर थे इंग्लैंड के। अगर आप लोग नहीं जानते हैं, नहीं जानता हो एलिस्टेयर कुक के बारे में, कभी आप जानने का प्रयास करिएगा, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे। वो इस चीज़ को तोड़ सकते थे, मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, लेकिन फिर वो रिटायरमेंट ले लिए। और उसके बाद मुझे लगता है कि अगर इंग्लैंड से ही एक और बंदा जो ये कारनामा कर सकता है वो जो रूट है, आंकड़े तो यही सजेस्ट करते हैं, बहुत करीब पहुंच चुके हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन रही तो अगले 3-4 साल में वो ये करिश्मा करके दिखा भी सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट मैं जरूर रखना चाहता हूं, जो कि आप लोगों ने सुना होगा कि कोलकाता में हमारी ही अपनी बहन के साथ क्या हुआ है। इसके बारे में आप लोगों ने जरूर सारी जानकारियां प्राप्त कर ली होंगी, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर लगातार यही हमें देखने को मिल रहा है। आप सभी लोगों ने सुन लिया होगा। हालांकि दोस्तों इस बार मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं तो ये बात मैं ओपनली आज बोलता हूं कि बहुत से ऐसे मुद्दे रहे हैं जहां पर मुझे ऐसा लगा है कि चाहे वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हों, खैर उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं रहती, लेकिन क्रिकेटर्स से मैं जरूर उम्मीद करता हूं कि ये लोग आवाज़ उठाएंगे। पर सच्चाई ये है कि ये लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार लोग आवाज़ उठा रहे हैं और उसमें आपने देखा होगा कि श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, सौरव गांगुली सर ने एक इंटरव्यू में जो है बातें रखी थी। तो काफ़ी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और इंटरव्यूज़ में अपनी बातें रख रहे हैं और खुलकर रख रहे हैं। और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि क्रिकेटर्स भी सामने आ रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं और आप लोग जो बोलते हैं, जो करते हैं, उससे लोग इंस्पायर होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो सिर्फ सक्सेस में और सिर्फ इन्हीं चीज़ों में नहीं इंस्पायर करना रहता है, ऐसी घटनाओं पर भी आपको एक रियलिटी चेक समाज को देना रहता है। और मैं यार इस पूरे मामले पर मैं क्या बोलूँ यार, मतलब शर्म आती है। रियलिटी तो यही है ना कि शर्म आती है। पिछले 3-4 दिन से जिस तरीके से जो उनके साथ हुआ है ना यार, आप देखते हो आपकी रूह कांप जाती है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं जब पढ़ रहा हूँ या जब कुछ वीडियोस आते हैं, कुछ भी चीज़ें आती है ना, देख के एकदम डर सा लगता है यार। आप लड़के होकर भी आपको एकदम ऐसे शर्म आती है। पहली बात तो मुझे कि यार हम ऐसी सोसाइटी में, या हम ही लोग ऐसी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस तरीके से चाहे वो सरकार रही हो, चाहे वो पुलिस रही हो, चाहे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, जितना घटिया, मतलब आप कितने तुच्छ लेवल तक एक व्यक्ति गिर सकता है, एक इंसान गिर सकता है, इंसानियत कितने लेवल तक खत्म हो सकती है दोस्त, कि आप ऐसी चीज़ों को भी डिफेंड कर रहे हो। आप ऐसी चीज़ों को खत्म करने की, वाइट वॉश करने की, कि नहीं अरे कुछ नहीं हुआ है, सुसाइड कह दिया, ये कह दिया, करने की कोशिश की गई इस सारे केस में, आपने देखा होगा। लेकिन इस पर ना मैं एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से रखना चाहता हूं और समझना मेरी बात को। आज काफ़ी लोग
स्ट्राइक कर रहे हैं, काफ़ी डॉक्टर्स, काफ़ी नर्सेज, सब लोग अपनी बातें जो है सामने रख रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। पर मैं सच्चाई बताऊं, कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता है यार। निर्भया केस हम सभी लोगों ने सुना था, किसने नहीं सुना है उसके बारे में। एंड क्या हुआ, हम सब ने बहुत स्ट्राइक किया, बहुत चीज़ें हुई थी भाई। मैं बच्चा था छोटा सा, तब तक मुझे पता था कि क्या हो रहा है वहाँ पे, और उसके बावजूद भी अंत परंते क्या हुआ, क्या सब बदल गया, क्या समाज हमारा बदल गया? नहीं बदला भाई, आज भी सब वैसे का वैसा ही है। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि हम लड़ ज़रूर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि शायद हम लड़ ही गलत चीज़ से रहे हैं। क्योंकि अगर जब तक ना हमारे यहाँ पर इंसाफ दिलाने, हमारे यहाँ पर लड़ाई करने से हो सकता है सीबीआई के पास केस गया, केस सॉल्व हो जाएगा, लोग पकड़ लिए जाएंगे, पर जो बड़ा चेंज चाहिए ना, वो बड़ा चेंज सरकार को ही लाना पड़ेगा मेरे भाई। और मैं आज ये चीज़ साफ तौर पर कह रहा हूँ कि हमें शायद लड़ना इस चीज़ के लिए चाहिए कि सिर्फ यहाँ पर एक केस को जस्टिफिकेशन दिलाने से या जस्टिस दिलाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि शायद कानूनों में ही बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि वहाँ पर ऐसे नियमों की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ पर 7 साल 8 साल तक इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद ये पता चलता है कि कभी 10 साल की जेल के बाद इंसान छोड़ दिया जा रहा है, कभी कुछ छोड़ दिया जा रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे ऐसे ऐसे देश ना, ऐसे क्रूर देश यार, जहां पर चाइना, अफगानिस्तान, आप देख लो सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे देश में ना भाई, ऐसे जो कल्प्रिट्स होते हैं ना, उनकी कोई जगह नहीं है, उनको सामने मार दिया जाता है लोगों के। और हमारे यहाँ भाई फूल और माला पहनाए जाते हैं। तो जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं कर दिया जाएगा ना, सबको मिलकर जांच करनी चाहिए, ऐसे केसेस जल्द से जल्द क्लोज करने चाहिए। और जो बंदा, जो कल्प्रिट है, अगर वो दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि ये भी जरूरी है कि गलत इस्तेमाल ना किया जाए, अगर दोषी सच में दोषी है और उसके लिए उसके खिलाफ सारे सबूत हैं, तो उनके खिलाफ मुझे नहीं लगता कि भाई डेथ पेनल्टी से नीचे कुछ भी होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। जेल वेल ये सब बहुत छोटी चीजें हैं भाई, सीधा उनका समापन होना चाहिए। मैं इस बात को खुला और ओपनली कहता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बदलाव जब होंगे ना भाई, तभी समाज में कुछ बदलेगा। नहीं तो ऐसे केसेस में हम आवाज़ उठाएंगे। ये केस सोचो सामने आ गया तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसे कितने केसेस होंगे यार इस देश में जो लोगों के सामने तक नहीं आए होंगे। तुम सोचो यार। तो अगर आप कानून नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं होगा यार। आप एक केस को शायद सॉल्व करा लें, शायद हम यहाँ पर जस्टिस दिला लें, पर बड़े लेवल पर अगर बदलाव करना है ना, तो बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ भाई। बाकी पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।